सोचें कि हंसते वक्त अगर आपके ख़राब दांतों के कारण आपका कॉन्फिडेंस लो होता हो, आपको लो फील होता हो, चार लोगों के बीच बात करते वक्त खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ पर, और मुंह की बदबू से आप स्वयं भी परेशान हैं, तो चार लोगों के बीच खड़े होकर बात करने में आप शर्मिंदा महसूस करते हो, असहज महसूस करते हो, गंदे दांतों के कारण आप कॉन्फिडेंटली स्माइल ना कर पाते हो। सोचें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात राव, माँ शशि डेंटल क्लिनिक एंड एस्थेटिक सेंटर, आवास विकास, फर्रुखाबाद से आज इन्हीं सब समस्याओं को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली स्माइल भी कर पाएँ, मुंह से आती हुई बदबू से आप हमेशा छुटकारा पा पाएँ, और चार लोगों के बीच जब आप बात करें, आप हंसें, तो लोग आपके दांतों को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं कि वो पूछें आपसे कि भाई आपकी इस खूबसूरत भरी स्माइल का राज क्या है। तो चलिए बात करते हैं दांतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम पायरिया के बारे में। पायरिया बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि मसूड़ों की एक बीमारी होती है। पायरिया मसूड़ों का रोग होता है, समझिए ध्यान से। इस रोग में प्लाक नामक बैक्टीरिया की एक परत होती है, वो हमारे मसूड़ों के आसपास जमती चली जाती है, और ये परत दिन पर दिन जमते जमते काफ़ी मोटी हो जाती है और आगे चलकर ये पपड़ी का रूप ले लेती है। उदाहरण से समझें कि यदि किसी फर्श पर डेली झाड़ू पोछा होता है, पर आप अचानक से उस फर्श पर झाड़ू पोछा बंद कर दें, या एक घर को आपने अच्छे से चमकाया, साफ सुथरा किया, और उस घर को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ के चला जाए, तो कुछ दिन बाद जब आप वापस लौटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गंदगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर जब हम ब्रश करते हैं और हमारी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, हम ठीक से ब्रश करना नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि कौन सा मंजन हमारे लिए सूटेबल है, तो ऐसे में प्लाक नामक बैक्टीरिया को मुंह के अंदर पनपने में बहुत आसानी होती है, और वो पपड़ी रूप में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और फिर एक दिन आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है और खून आना शुरू हो जाता है ब्रश करने पर। ये पायरिया के सबसे एक विशेष और कॉमन लक्षण हैं, इनको बहुत ही ध्यान से समझिए। तो जब भी आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाए और ब्रश करते वक्त खून आना शुरू हो जाए, तो आपको क्लियर कट ये बात समझ लीजिए कि आपको पायरिया की बीमारी हो चुकी है, आपके मसूड़ों में पायरिया का रोग लग चुका है। अब पायरिया के रोग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में हैं कि बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं या कोई विशेष प्रकार की पत्तियां हैं, कुछ विशेष प्रकार की हर्ब्स हैं कि अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हमें पायरिया का रोग नहीं होगा। पर जब रोग हो चुका है और तब उनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? पायरिया के रोग में मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, दांतों और मसूड़ों के इस जंक्शन पर, जहाँ पर मसूड़े और दांत जुड़ रहे हैं, इन हिस्सों पर गंदगी जमा होना स्टार्ट होती है। पपड़ी पीली चिपचिपी परत बनना शुरू होती है, और उस चिपचिपी परत पर जब भी आप खाना खाएंगे, कुछ पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, वॉट एवर यू हैव, तो एक लेयर धीरे धीरे डे बाय डे डिपॉजिट होना शुरू होगी, और जो पहली पतली परत थी वो धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो जाएगी। और एक तरफ आपकी इम्प्रॉपर ब्रशिंग है कि आप ठीक से ब्रश भी नहीं करते हैं, हड़बड़ी में ब्रश कर रहे हैं, 2 बार ब्रश भी नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो आपके मसूड़े हैं, इन हिस्सों पर लाल होना शुरू हो जाएंगे, रेडिश होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाल मसूड़े हो जाएंगे, छूने में दर्द होगा, कुछ भी आप गर्म या ठंडा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संवेदना महसूस होगी। पायरिया का एक ये भी कॉमन लक्षण है, ठंडा गर्म पानी बहुत ज़्यादा लगना शुरू होता है। उसका कारण इन्फ्लामेशन ऑफ गम, मसूड़ों के संक्रमण के कारण, और वो होता क्यों है? प्लाक बैक्टीरिया की वजह से। अब दिन पे दिन ये स्थिति बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी, और आप हर वो देसी नुस्खा ट्राई करेंगे जिससे ये ठीक हो जाए, पर उस देसी नुस्खे से दांतों पर जमी हुई वो चिपचिपी परत अपने आप नहीं हटेगी, उसको आपको क्लीन कराना पड़ेगा, और ऐसे में आपको आपके दंत चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। पायरिया को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना फंसें। पायरिया एक बहुत ही कॉमन और बेसिक प्रॉब्लम है डेंटिस्ट्री में, स्पेशली डेंटल फील्ड में, जिसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, पर ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो अगर पायरिया प्राथमिक फर्स्ट ग्रेड का पायरिया है, तो आपको क्लीनिंग
करानी है, चाहे कुछ भी हो, आपको हर 6 महीने पर 2 बार क्लीनिंग करानी है। अब यहाँ आप देखेंगे पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया जो कि मसूड़ों तक सीमित था, या पायरिया में मौजूद जो कीटाणु थे जो मसूड़ों तक सीमित थे, वो मसूड़ों से होते हुए जब दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में नीचे हड्डी से और आसपास के जो लिगामेंट्स हैं जिससे दांत हड्डी में रुका रहता है, वहां तक यदि पहुंचने लगेंगे तो उस रोग को हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस मतलब पायरिया रोग जो है अब वो दांत की सपोर्टिंग बोन में या उस हड्डी तक पहुंचने लगा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया पेरियोडोंटाइटिस। तो स्टेज 1 का पेरियोडोंटाइटिस है, आप देख सकते हैं दांत और मसूड़े के बीच में 1 से 2 मिलीमीटर तक का गैप आना शुरू हो जाएगा। स्टेज 2 में यही गैप आपका 2 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ चुका होगा और दांत की भी क्षति हो रही है और मसूड़े भी गल रहे हैं। और पेरियोडोंटाइटिस की तीसरी स्टेज में ये जो पॉकेट्स बनते हैं या जो दांत और मसूड़े के बीच की जो जगह बढ़ती है, इसको हम पॉकेट बोलते हैं, ये 7 मिलीमीटर तक नोटिस किए गए हैं या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यदि कोई इन्फेक्शन यहाँ है और वो यहाँ तक पहुँच गया है तो वो ऑलमोस्ट दांत के जड़ तक पहुँच रहा है और दांत का हड्डी के साथ जो सपोर्ट है उसको लूज कर रहा है। और ऐसे में मरीज को दांत हिलता हुआ महसूस होता है और बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं, भाई बंधु हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो स्वयं अपने दांतों को हिला हिला कर नुकसान पहुंचाते हैं और एक समय बाद हिला हिला कर उखाड़ ही देते हैं। क्योंकि जब भी पेरियोडोंटाइटिस 3rd स्टेज पर होगा तो आपके गम्स में और सराउंडिंग टिश्यूज में सेंसिटिविटी समाप्त हो चुकी होगी, संवेदना महसूस कराने वाला जो लक्षण है हमारे मसूड़ों का और अंदर हड्डी का वो खत्म हो जाता है। तो मरीज अपने दांत को खुद ही हिला हिला के उखाड़ लेता है। तो क्या आप चाहेंगे आपके दांत अपने आप ही हिल हिल के उखड़ना शुरू हो जाए? नहीं चाहेंगे। तो बेहतर है कि पायरिया को शुरुआत में ही क्लीन कराते रहें। अब होगा क्या, आपने बोला कि मैंने एक बार क्लीनिंग करा ली, अब मुझे लाइफ में कभी क्लीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक उदाहरण से समझें, अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लाइफ में एक ही बार उसकी सर्विस कराएंगे? जब भी उसे इस्तेमाल करेंगे कुछ ना कुछ समय बाद उसके पुर्जों की सर्विस करानी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही आपको साल में 2 बार डेंटल क्लीनिंग करानी है, चाहे आपको पायरिया हो चाहे ना हो। इससे 2 फायदे होंगे। जब भी आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाएंगे तो वो मुंह के भीतर मौजूद किसी भी अन्य बीमारी को भी आपको समय रहते जानकारी दे देंगे, और अगर आपको पायरिया है तो आप सफाई भी कराएंगे तो आपको सफाई पायरिया से भी निजात मिल जाएगा और आपको दांत हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मुंह से बदबू नहीं आएगी, ब्रश करने पे खून नहीं आएगा। और एक और कॉमन इन्फॉर्मेशन, बहुत ही मतलब क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू ऑल, हर 2 महीने पर अपना ब्रश जरूर चेंज कर दीजिए। क्योंकि आप कितना भी अच्छा मंजन इस्तेमाल करें पर जब ब्रश कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पायरिया है और आपने क्लीनिंग तो करा ली जाके, पर ब्रश आपने वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस ब्रश में भी वो बैक्टीरिया हैं, वो दोबारा पनपने लगेंगे मुंह के अंदर। तो आपकी जो सफाई है वो लंबे समय तक मेंटेन नहीं रहेगी और आप फिर से पायरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए समय समय पर साल में 2 बार डेंटल चेकअप कराएं, साल में 2 बार डेंटल क्लीनिंग कराएं, मुंह के अंदर बदबू आए ना आए, क्लीनिंग ज़रूर कराएं। इससे आप पायरिया से होने से बचेंगे। ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं, मेंटेनेंस है ये। अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे तो दांत अच्छे चलेंगे। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, दांतों में कीड़ा लगना। दांतों को सड़ाने के लिए कोई भी कीड़ा बाहर से नहीं आता है, सब हमारी मुंह की लार में पाए जाते हैं। और जैसे ही हमारा पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होता है, जैसे जब पायरिया हो रहा है हमें तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो गई, दैट्स मीन बैक्टीरिया की लेयर जम रही है। और बैक्टीरिया जो लार में मौजूद बैक्टीरिया हैं और जो प्लाक बैक्टीरिया हैं उनका इंटरेक्शन होगा और लार की पीएच डिस्टर्ब होगी, एसिडिटी बढ़ेगी लार की और आपके दांतों में सड़न लगना शुरू हो जाएगी। अब सड़न लगी कैसे वो भी मैं आपको बता। तो हम जब भी कुछ मीठा खाते हैं या हमने कोई भी भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो लार में मौजूद कीटाणु उस खाद्य पदार्थ को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और जब वो एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो लार की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से दांत जो हमारा कैल्शियम का बना है, डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है,
बोले तो डी कैल्सिफिकेशन, मतलब दांत से कैल्शियम का क्षरण होना शुरू हो जाता है। और होता क्यों है वो? लार में एसिडिटी की वजह से, लार का नेचर या लार की जो प्रकृति है वो चेंज हो रही है, इस कारण से दांतों पर एसिड का इफेक्ट आ रहा है और इनेमल में मौजूद कैल्शियम धीरे धीरे शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से हटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही दांत पर कहीं पर एक क्रैक या कोई रफनेस क्रिएट हुई एसिड की वजह से, एसिडिटी की वजह से, तो दोबारा जब भी आप खाना खाएंगे तो रफ सरफेस होने की वजह से खाना वहां पर ज़्यादा अटैच होगा, ज़्यादा बैक्टीरिया अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होगी और आपका दांत गलना शुरू हो जाएगा। फोटो में देख, इस चार्ट के माध्यम से समझें आप। लार में मौजूद बैक्टीरियाज ने खाने के कण को एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पर डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डीमिनरलाइजेशन किसका हो रहा है? कैल्शियम का। अब होगा क्या कि शुरुआती तौर पे आपके दांत में बिल्कुल छोटा सा स्पॉट दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल टाइनी, ठीक है। वो आप मुंह खोलें कभी ऑब्जर्व करें तो आप देख पाएंगे कि आपके दांत में सेंट्रल पोर्शन पे दांत के आपको काले धब्बे दिखाई पड़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपके सड़न की शुरुआती स्टेज होती है। सड़न की शुरुआती स्टेज है। इस अवस्था पर चाहे आप इस हिस्से पर कितने भी ब्रश रगड़ें, कितने भी अच्छे अच्छे मंजन करें, एक बार दांत पर सड़न लगी है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेज 1 की सड़न होगी, शुरुआत हुई है। अब यदि आप सिंसियर पेशेंट हैं या एक सिंसियर पर्सन हैं और मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं तो साल में 2 बार क्लीनिंग कराने तो जाएंगे ही। तो सपोज दैट ये आपका वो 6वां महीना है जब आपको क्लीनिंग कराने जाना है, पर आप इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि आपके दांत पे कीड़ा लग चुका है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डॉक्टर क्लीनिंग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एक मेंटेनेंस वाला पार्ट है, पर वो जब आपका मुंह खोल के एक पूरा ओवरऑल चेकअप करेंगे ओरल कैविटी में सारे दांतों का, तो वो आपको बताएंगे कि सर आपके किन किन दांतों पर सड़न लगना स्टार्ट हो गई है। और इसका समाधान क्या है कि अर्ली स्टेज में ही जब दांत का इनेमल थोड़ा सा ही क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी समय उस सड़े हुए हिस्से को दांत से ड्रिल के माध्यम से क्लीन कर दिया जाएगा, रिमूव करके, और उस जगह पर मसाला भर दिया जाएगा। कोई भी मसाला जो आपके दांत के लिए कंपैटिबल होगा, वेदर इट इज़ टूथ कलर्ड फिलिंग और अमलगम जैसे बोलते हैं, चांदी भर वाली, या और भी अन्य प्रकार के फिलिंग्स आते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। अब अगर आपके डॉक्टर ने तो आपको बता दिया, अब आपने सोचा कि देखेंगे अभी दर्द तो है नहीं, तब जब कभी होगा तब कराएंगे। अब आपने इस सड़न को 6 महीने का टाइम और दे दिया, तो 6 महीने बाद ये सड़न स्टेज 1 से स्टेज 2 पर पहुंच गई, सेकेंड स्टेज पर आ गई। अब सेकेंड स्टेज में डैमेज इतना हो चुका है कि आपका इनामल पूरा टीयर अप हो चुका है। अब इस अवस्था पर आकर आपको दांत में ठंडा गर्म पानी लगना स्टार्ट हो जाएगा और रोटी खाते या चबाते वक्त कभी ना कभी आपको दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर भी दिखाने नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खा लेंगे, कोई बात नहीं। अब दवा ने किया क्या, सड़न में मौजूद कीटाणुओं को कुछ दिनों के लिए तो रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया, पर वो सड़े हुए कीटाणु और ये जो ओपनिंग वाला हिस्सा है ये खुला तो है ना, खाना खाएंगे इसमें फिर भरेगा, नए कीटाणु पनपेंगे और वो फर्दर इस दांत को गलाना शुरू कर देंगे। अब अगले 6 महीने में ये सड़न कहाँ तक पहुंचेगी, स्टेज 3 तक। अब दांत का इनामल कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और इनामल के नीचे मौजूद लेयर जो है, जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, इन्फेक्शन वहां तक पहुंच चुका है। अब आपको इस दांत से खाना चबाने काटने में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका ये दांत नॉन फंक्शनल हो चुका है। अब आपका दांत कुछ भी आपको खाने या काटने में सपोर्ट नहीं करेगा। तो अच्छे लोग क्या करते हैं, अब इधर से खाएंगे ही नहीं भाई साहब, दोनों तरफ दांत दिए, अब हम दूसरी तरफ से खाएंगे, हम इधर से खाना ही छोड़ देंगे, पर डॉक्टर को नहीं दिखाने जाएंगे। इस अवस्था तक आपने फिर दवा खा ली, ये फिर रेजिस्ट कर गया। अगले 6 महीने में या अगले साल भर में ये दांत स्टेज 4 की कंडीशन में पहुंच चुका है। इन्फेक्शन नीचे मौजूद खून की नसों में या जो नर्व्स होती हैं दांतों की, वहां तक पहुंच चुका है। एंड नाउ अब आप इस दांत से खाना चबाना तो दूर की बात है, इस तरफ खाने का सोचेंगे भी नहीं। बट समटाइम्स ये 2 से 3 साल का पीरियड या 2 साल का पीरियड इस स्टेज से स्टेज तक आने में लगा, तो ये कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्रॉनिक कंडीशन में होता क्या कि दांत के अंदर जो भी नर्व्स हैं वो सब क्या नाम है,
डाइल्यूट हो चुकी हैं, सारी नर्व जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, नर्व जो हैं कंप्लीटली सड़ चुकी हैं। मतलब अब उनमें संवेदना महसूस कराने वाली भी नेचुरल जो एक कैपेसिटी है वो नहीं रही है। अब पेशेंट करता है कि इधर से खूब खाना चबाना काटना शुरू कर देता क्योंकि दर्द नहीं है, पर खाना भर तो रहा है ना भाई साहब, गंदगी अंदर इकट्ठी तो हो रही है ना। और अगले 6 महीने से साल भर के दौरान इस दांत की लास्ट स्टेज आ जाती है, स्टेज 5। जड़ के नीचे पस बनना शुरू हो जाता है और एक दिन अचानक से आप सुबह उठे और आपका मुंह सूजा हुआ महसूस होता है, अनबियरेबल पेन होता है। अब आप कुछ भी कराने को तैयार हैं, अब आप डॉक्टर के पास भागेंगे और दांत को बचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इस इन्फेक्शन के कारण दांत हिलता ना हो तो उसको हम बचा सकते हैं, जिसमें हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो अब आप सोचिए इस स्टेज से आप रूट कैनाल तक आ गए, फिर जब हम रूट कैनाल करते हैं और कॉस्ट बताते हैं तो वो बहुत महंगा होता है, और एक्चुअली में रूट कैनाल आपको महंगा पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और वो कॉस्टली होता है, सिटी के हिसाब से वेरी करता है। मेट्रो सिटीज़ में और भी महंगा होता है, अपने शहर में तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। तो कोशिश करें भाई साहब कि, या मेरे सारे वो लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं, स्टेज फर्स्ट में ही अपने दांतों पर फिलिंग करा लें और आपका दांत इस कंडीशन तक पहुंचने से बच जाएगा। ये तीनों चारों स्टेप जो हैं आप मिस कर देंगे और आपका दांत हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। अब जो फिलिंग कराई है आप, अगर आप रेगुलर हैं, हर 6 महीने पर चेकअप ले रहे हैं, तो 6 महीने पहले जो फिलिंग कराई है 6 महीने बाद दोबारा क्लीनिंग के लिए तो जाएंगे ही। आपके डॉक्टर चेक करके बता देंगे फिर कि भाई साहब आपका जो फिलिंग है वो एकदम ओके है, या आप डॉक्टर से पूछेंगे कि सर जो 6 महीने पहले फिलिंग कराई थी वो सब ठीक चल रहा है या नहीं। एंड एक चीज़ ध्यान रखें प्लीज़ कि नथिंग इज़ परमानेंट। अगर ये फिलिंग 6 महीने पहले हुई है और आप ये सोचेंगे लाइफ लॉन्ग हो गई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दांत पर हुए डैमेज के हिसाब से फिलिंग की ड्यूरेबिलिटी होती है। हालांकि हर डॉक्टर अपनी अच्छी नीयत के साथ आपका इलाज करता है और ये कोशिश करते हैं हम लोग कि आपकी फिलिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग चले, लंबे स्तर तक चले। पर हमें नहीं पता कि आपका फूड हैबिट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, इसलिए वी ट्राई टू डिलीवर अवर बेस्ट ट्रीटमेंट टू एवरीवन, बट हमें नहीं पता कि आप क्या करते हैं। सो होपफुली इन 2 समस्याओं के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी जानकारी दे पाया हूं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।